Good morning students. So class 11th chemical bonding and molecular structures. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बारे में। हम लोगों ने N2 और C2H2 के स्ट्रक्चर्स देखे थे जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्डिंग को शो कर रहे थे। इसके साथ साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स है वो हमें एक क्लियर इमेज दे देता है, लेकिन वो केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमें कंप्लीट डाटा प्रोवाइड नहीं करवाता, जिसके बेस के ऊपर हम लोग कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे थे। पहला पॉइंट हमने कहा था कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कहता कब होंगे केमिकल बॉन्डिंग के लिए, जब आप कंबाइनिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दोगे। दूसरे पॉइंट में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास कटायन और अनायन की फॉर्मेशन किस तरीके से थी और उनके ऊपर जो प्लस और माइनस चार्ज था वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने की वजह से आया हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड पॉइंट की। सो थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है कि नोइंग द केमिकल सिंबल ऑफ द एटम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग शेयर्ड पेयर। कि नोइंग द सिंबल ऑफ एटम, यानी कि आपके सामने कोई एटम रख दिया तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये किस एटम का सिंबल है। ठीक है, यानी कि ये किस सिंबल है हमारे पास, कौन सा सिंबल है हमारे पास और ये कौन सा एटम है, यहाँ से हम उसको पहचान जाएंगे। देन हमें क्या देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने शेयरिंग के अंदर आए हुए हैं, कितने शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है। देन कहता है कि द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एटम ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। क्या मतलब है? सबसे पहले तो आप लोगों को एटम का सिंबल देखना है, फिर आपको देखना है इसने कितने शेयरिंग के साथ इलेक्ट्रॉन का कितना शेयर्ड पेयर दूसरे कंबाइनिंग एटम के साथ बनाया हुआ है। देन कहता है कि जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी जिस एटम की, वो एटम हमेशा रखा जाएगा एक सेंट्रल पोजीशन के ऊपर। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब हमारे पास लीस्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो अलग अलग वर्ड है। लीस्ट का मतलब है कम से कम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी हमने लास्ट लेक्चर में भी शायद डिस्कशन किया था इसके बारे में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो पावर होती है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पे है कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इन एटम्स में से जो भी आप लोगों को ए बी सी डी जो भी दे रखे हैं, इनमें से जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसको हम कहाँ पे रखेंगे? सेंट्रल पोजीशन के ऊपर। ये था हमारा थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखिए, या फिर इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए पहले लाइक हम लोगों ने लास्ट टाइम भी एग्जाम्पल में डिस्कशन किया था, NF3 एंड CO3 2 नेगेटिव। NF3 क्या हो गया? नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, और CO3 2 नेगेटिव हो गया हमारा कार्बोनेट। तो कहता इन दोनों केस के अंदर हमारे पास जो N एंड C से क्या मतलब है? N डिनोट कर रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन को और C डिनोट कर रहा है यहाँ पे कार्बन को। सो कहता है N एंड C यानी कि नाइट्रोजन एंड कार्बन आर सेंट्रल एटम्स, वेयर एज ये दोनों तो आपके क्या होंगे? सेंट्रल एटम होंगे, और जो फ्लोरीन और ऑक्सीजन है ये ऑक्यूपाई करेंगे टर्मिनल पोजीशन को। तो क्या कहा इसने कि जो आपकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम थे वो कौन से मान लिए मैंने इन दोनों एग्जांपल में, एक केस में नाइट्रोजन है, दूसरे केस के अंदर कार्बन है। सो कार्बन और नाइट्रोजन तो आपके सेंट्रल पोजीशन पे आएंगे। अब इनके जो बाकी एटम्स बच गए, NF3 के केस के अंदर फ्लोरीन बच गया और CO3 2 नेगेटिव के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन बच गई। तो यानी कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन कहता आपके कहाँ पे आएंगे? टर्मिनल पोजीशन के ऊपर, और नाइट्रोजन और जो कार्बन है वो कहाँ रहेंगे? सेंट्रल पोजीशन के ऊपर। देन हमारे पास है इसका फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या कहता है कि आफ्टर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर सिंगल बॉन्ड, जब हमें सिंगल बॉन्ड बनाना था तो सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को देना था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस एटम को देना था। दो इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग की वजह से एक सिंगल बॉन्ड बन गया था। कहता सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद जब आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर दिया है, सिंगल बॉन्ड बन गया है, तो उसके बाद द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर फॉर आइदर मल्टीपल बॉन्ड और रिमेन्स एज अ लोन पेयर। अब कहता हमने कहा कि सिंगल बॉन्ड
आपका एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो आपका सिंगल बॉन्ड बन गया। अब जरूरी नहीं है कि उसके पास सिर्फ इस एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था जो इसने शेयर किया। मान लो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, तो एक तो इसने शेयर कर दिया, अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। ऐसे ही हम लोग इस एटम को मानते हैं एक तो इसने शेयर कर दिया सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए, अब बाकी इलेक्ट्रॉन्स इसके पास बच गए। तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स की कहानी ये है कि या तो कहता वो इलेक्ट्रॉन आपके फर्दर बॉन्डिंग के अंदर क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लाइक 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन मान लो अब वो और शेयर कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी 2 शेयर कर रहा है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। या फिर कहता वो मल्टीपल बॉन्ड में हेल्प कर सकते हैं, या इसके अलावा ये हमारे पास जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर। और लोन पेयर क्या थे, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हेल्प नहीं करते और वो किसी भी एटम के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं सेम एज इट इज। क्लियर? तो क्या कहा कि आफ्टर शेयरिंग के बाद, सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो या तो मल्टीपल बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे या वो लोन पेयर की तरह एक्ट करते रहेंगे उस एटम के ऊपर। देन द बेसिक रिक्वायरमेंट इज एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता इन सब चीज़ों के लिए हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो है हमारी ऑक्टेट रूल, जिसके अंदर हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का फुलफिल चाहिए, जो हमारा क्या है, क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग। सो हम लोग कुछ एग्जाम्पल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास केस H2 का। H2 का क्या है केस? H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। अब एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा ऊपर, दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया, शेयरिंग कर ली एक एक इलेक्ट्रॉन की। और इन्होंने कहता किस चीज़ की फॉर्मेशन कर ली, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास H2 का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरीके से बनता है। क्लियर? यहाँ से हम इन पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे। पहले उसने क्या कहा कि सिंगल बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड। अब हमें देखना है दूसरा केस लाइक O2 का। O2 मीन्स ऑक्सीजन। सो O2 के केस के अंदर ऑक्सीजन के हमारे पास 2 एटम हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? सो 2 4 6, 2 4 6, दोनों के पास कहता है 6 इलेक्ट्रॉन है। इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन नंबर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नंबर 2 आपस में क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो ये रहे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैंने राउंड इसके अंदर बंद कर दिया है। ये रहे आपके 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो मैंने क्या लिख दिया कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और जो बाकी अब रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बच गए जो हमने अभी कहा, वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन या तो एक्ट करेंगे फर्दर बॉन्डिंग के लिए, लेकिन ऑक्सीजन 2 बॉन्ड ही बनाता है, इससे ज़्यादा वो नहीं बना सकता। तो इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बच जाएंगे ये एक्ट करेंगे आपके एज ए लोन पेयर। सो यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कह सकते हैं, इनका नाम हम रखेंगे लोन पेयर। क्लियर? ये हो गया हमारा ऑक्सीजन का केस। नेक्स्ट केस हमारे पास आता है NF3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। इस केस के अंदर सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल एटम कौन सा है, जो इनमें से लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी है, सो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम रखेंगे बीच में और इसके तीनों तरफ क्या रखेंगे, 3 फ्लोरीन के एटम। अब हमें देखने हैं इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7। अब नाइट्रोजन पे देखने हैं तो यानी कि 2 3 4 5, इसके पास 5, इनके पास 7। तो अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो आया है नाइट्रोजन की तरफ से और दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है, फ्लोरीन की तरफ से। सो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 2 4 6 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन जो कि अलग अलग जगह पे है, ये मिलके हमें किस चीज़ की फॉर्मेशन देंगे, सिंगल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की। ये भी क्या देगा हमें, सिंगल बॉन्ड। तो कहता N और F के बीच में हमारे पास क्या बन गया, सिंगल बॉन्ड। N और F के बीच में सिंगल बॉन्ड, N और F के बीच में
सिंगल बॉन्ड। अब हमारे पास हमने क्या कहा था, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, तो उनमें से एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे बॉन्डिंग में हेल्प होगी, 2 4 6 एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर ईच फ्लोरीन एटम्स के ऊपर। 6 यहाँ पे बच गए, 6 यहाँ पे बच गए, 6 यहाँ पे, सो ये एक्ट करेंगे एज अ लोन पेयर। अब बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन ने एक तो यहाँ पे शेयर कर लिया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 हो गए, बच गए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन हम क्या कह सकते हैं कि ये भी किसकी तरह एक्ट करेंगे, लोन पेयर की तरह। किसके केस में, NF3 के केस में। सो इस तरीके से हम लोग बताते हैं। पहले उसको सेंट्रल एटम बताएंगे कौन सा होगा, फिर हम बताएंगे उसने सिंगल बॉन्ड बनाया है या डबल बॉन्ड बनाया है, फिर हम बताएंगे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या एक्ट करेंगे, कि वो आपका लोन पेयर में एक्ट कर रहे हैं, वो आपके सिंगल बॉन्ड में हेल्प कर रहे हैं, वो आपकी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, या वो कुछ भी नहीं कर रहे। क्लियर? तो ये थे हमारे पास 3 केस। लास्ट एग्जाम्पल देखिए, CO3 नेगेटिव यानी कि कार्बोनेट के केस में सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, कार्बन। 3 हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के एटम। सो बीच में मैंने क्या लिखा, कार्बन, 3 इसके चारों तरफ क्या लिखे, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास कितने एटम है पहले वो देखते हैं, फिर कार्बन के। सो 2 4 6 और एक 7, 2 4 6 और एक 7, 2 2 4 तो 6 और 2 8, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे टोटल तो इसके चारों तरफ देखा जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन उन 8 इलेक्ट्रॉन्स में से 7 किसके हैं, ऑक्सीजन के, और एक जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आया है हमारे पास, कार्बन की तरफ से। तो यानी कि कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, ऑक्सीजन ने इस इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, और दोनों ने, इन्होंने मिलके क्या बनाया, एक सिंगल बॉन्ड बनाया। ऐसे ही इस केस में होगा, यहाँ पे 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, 8 डॉट जो कि रेड कलर के हैं। अब इनमें से 7 तो किसके हैं, 7 हमारे पास है किसके, ऑक्सीजन के। बच गया एक, वो एक किसने शेयर किया इसके साथ, कार्बन ने। तो यानी कि एक इसका और एक इसका मिलके हमें किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देंगे, सिंगल बॉन्ड की। क्लियर? तो यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन की, जो कि ऊपर है। यहाँ पे हमने क्या कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में देखिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन मिलके क्या दे देंगे हमें, डबल बॉन्ड, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। अब या तो वो 2 बॉन्ड क्या करे, सिंगल सिंगल बनाए अलग अलग एटम के साथ, या वो एक एटम के साथ 2 बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बच जाएंगे, ये फिर एक्ट करेंगे उनके किसकी तरह, लोन पेयर की तरह। तो ये भी किसकी तरह एक्ट करेंगे, लोन पेयर की तरह, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो बच गए ये भी लोन पेयर की तरह। क्लियर? तो यानी कि जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्ट कर रहे हैं लोन पेयर में। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया, एक कार्बन ने शेयर किया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए कार्बन ने और 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ऑक्सीजन ने, तो हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। सो ये थे हमारे 4 एग्जाम्पल जो हमें इन पॉइंट्स को डिस्कशन करने में हेल्प कर रहे थे। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, NF3 और CO3 नेगेटिव। इसके बाद कहता है कि द सल्फर ओबे ऑक्टेट रूल, कि जो सल्फर का एटम्स होता है कहता है वो भी ऑक्टेट रूल को ओबे करता है, एंड फॉर्म्स मैनी कंपाउंड, और वो बहुत टाइप के क्या बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है। कैसे? लाइक एक एग्जांपल लिया हमने SCl2 का। तो SCl2 के केस के अंदर क्या होगा, बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम है वो एटम हम लोग लेके चलेंगे, यानी कि सल्फर, दोनों साइड क्या आ गया उसके, क्लोरीन। सो क्लोरीन का आप लोगों को पता है कितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 4 6 और एक जो इसने यहाँ पे दे रखा होगा, 2 4 6 एक जो इसने यहाँ पे दे रखा होगा। और यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में से एक तो आया है क्लोरीन की तरफ से और दूसरा किसकी तरफ से आया है, सल्फर की तरफ से। सेम केस यहाँ पे होगा, 2 इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड का मतलब, तो एक आया है क्लोरीन की तरफ से, दूसरा आया है सल्फर की तरफ से। तो यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, बीच में अगर सल्फर है, दोनों साइड क्लोरीन है, तो ये सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास सल्फर का केस देखते हैं। सल्फर के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर प्रेजेंट है, 2 नीचे, और एक के किसने साइडों में क्या कर लिया, शेयर, यानी कि 2 2 4 और 2 6 थे, जिसमें से 2
उसने आपस में शेयर कर लिए सिंगल बॉन्ड के फॉर्मेशन करने के लिए, और जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्ट करेंगे सल्फर के ऊपर प्रेजेंट एज अ लोन पेयर। सो इस वजह से बोला जाता है कि जो सल्फर है वो भी ओबे करता है ऑक्टेट रूल को, और इसके साथ साथ वो बहुत सारे कंपाउंड की यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेता है। देन हमारे पास टॉपिक आता है ड्रॉबैक ऑफ ऑक्टेट रूल, यानी कि जो ऑक्टेट रूल जिसके बारे में हम ये लंबी चौड़ी कहानी पढ़ रहे थे, इसकी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस है, कुछ ड्रॉबैक्स है। देखिए फर्स्ट वन, ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट रूल। द फर्स्ट पॉइंट इज इट डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स। इसने जो ऑक्टेट रूल था, यानी कि इसने कभी भी किसी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की। सिर्फ इसने किसके बारे में बताया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, उनकी आपस में बॉन्डिंग के बारे में, लेकिन इसने कभी भी डिस्कशन नहीं किया किस चीज़ के बारे में, कहता नेवर अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है इट टोटली साइलेंट अबाउट द एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। इसने कहता कभी भी हमें किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में भी कभी डिस्कशन नहीं किया, ना इसने हमें शेप बताई, ना इसने हमें कभी भी क्या बताया, एनर्जी के बारे में बताया। किसने, ऑक्टेट रूल ने। देन हमारे पास थर्ड पॉइंट है इट इज बेस्ड ऑन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ Ng। Ng से मतलब क्या है हमारा, Ng से मतलब है नोबल गैस। क्लियर, कहता है ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, किस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड कौन करता है, इनर्टनेस के ऊपर। इनर्टनेस की भी किसकी, नोबल गैसेज। क्या आप लोगों को पता है जो नोबल गैस होती है वो इनर्ट गैस होती है। इनर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, निष्क्रिय, जो यानी कि बहुत ही कम मात्रा में किसी दूसरे कंपाउंड के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्शन करेगी। तो कहता है ये इनर्टनेस के बारे में हमें बता रहा है नोबल गैस की। अब नोबल गैस कौन से वो भी पता होना चाहिए। कहता हमारे पास जिनोन है, क्रिप्टोन है। कहता है ये जो जिनोन और क्रिप्टोन है ये ऐसी नोबल गैसेज है जो इनर्ट भी है, लेकिन ये कुछ कंपाउंड, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर। वो हमें देखने हैं। कहता जिनोन और द क्रिप्टोन कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, O एंड F मीन्स ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो कहता है ये जिनोन और क्रिप्टोन, जिनोन का जो सिंबल है वो होता है Xe और क्रिप्टोन का जो सिंबल है वो होता है Kr। ठीक है, Xe और Kr कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, और क्या बनाएंगे वो कंबाइन होके, टू फॉर्म XeF2, KrF2 और XeOF2। XeF2 का क्या मतलब है, Xe क्या था हमारा जिनोन और F क्या होता है फ्लोरीन, तो ये क्या बनाएगा, कहता जिनोन डाई फ्लोराइड। ठीक है, जिनोन डाई फ्लोराइड। यहाँ पे क्या है KrF2, Kr का क्या मतलब था अभी बताया, क्रिप्टोन, तो ये क्या बना देगा, क्रिप्टोन डाई फ्लोराइड। उसके बाद है हमारे पास XeOF2। XeOF2 से क्या मतलब है, जिनोन ऑक्सी डाई फ्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से और भी कंपाउंड हो सकते हैं XeOF4 यानी कि जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। इस तरीके से जो ऑक्टेट रूल है, ये ऑक्टेट रूल के हमारे पास ड्रॉबैक बनते हैं। अब आप लोग एक बारी फटाफट इसको सारे को रिवाइज कीजिए। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लेफ्ट लोड स्ट्रक्चर्स के बारे में, जिसमें हमने डिस्कशन किया था कि वो कैसे मॉलिक्यूल्स के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बताएगा। फर्स्ट पॉइंट में हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखा, सेकंड पॉइंट में हमने कटायन और अनायन के केस में देखा, थर्ड पॉइंट में हमने उनके किसके बारे में डिस्कशन किया कि जो नोविंग होगा यानी कि एटम होगा, पहले हमें उसके सिंबल को देखना है, फिर हमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम को सेंटर पे रखना है। फोर्थ पॉइंट में इसके एग्जांपल हमारे पास NF3 और CO3 2 नेगेटिव हो जाएंगे। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या आएगा कि शेयरिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे या तो वो फर्दर बॉन्डिंग में हेल्प करेंगे या फिर वो इलेक्ट्रॉन्स आपके लोन पेयर की तरह एक्ट करेंगे। एग्जाम्पल में आप लोग बेसिक देख सकते हो, हाइड्रोजन का केस हो गया, O2 का केस हो गया, CO3 2 नेगेटिव या NF3 या HCl2। इन्होंने क्या क्या किया है आप लोगों को अभी डिटेल्स में बताया है कि
सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए तो दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो दोनों एटम को दो दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करने पड़ेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का हमने यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने स्पेशल ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कशन किया था। सो ये आपके हो जाते हैं एग्जाम्पल। देन हम लोगों ने सल्फर के बारे में बताया कि ये भी ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। इसके साथ साथ ये बहुत सारे कंपाउंड बनाता है लाइक HCl2। देन हम बताते हैं ड्रॉबैक ऑफ द ऑक्टेट रूल। फर्स्ट है कि ये हमें कभी भी मॉलिक्यूल्स की शेप के बारे में नहीं बताता। सेकंड है कि ये हमें कभी भी एनर्जी के बारे में, एंथैल्पी के बारे में नहीं बताता। और थर्ड है कि जो इनर्टनेस है नोबल गैसेस की, ये उनके बारे में बता रहा है और उनके बारे में उनके जो कंपाउंड है उनके डिस्कशन यहाँ पे HCF2, KrF2, XeOF2 के फॉर्म में हो रही है, यानी कि वो कंपाउंड बना रहे हैं, जबकि वो नोबल गैस है, वो निष्क्रिय गैस है, वो कंपाउंड नहीं बनाते। क्लियर। सो ये आपका जो टॉपिक है लेविस का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ऑक्टेट रूल और लेविस। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक डिस्कशन करेंगे आयनिक के बारे में। एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए।